इस हादसे को 1 हफ्ता बीत गया था। ना ही माधुरी की ना ही विक्रम की कोई खबर पद्मिनी को मिली। दिल के किसी कोने से पद्मिनी को लगा शायद ये सच में सपना ही था। एक शाम वो बैठकर टीवी पर अपना फेवरेट शो देख रही थी, तभी उसका मोबाइल बज उठा। पद्मिनी के मोबाइल पर एक वीडियो आया जिसमें पद्मिनी का विक्रम को ड्रिंक देना, विक्रम का तड़पना, पद्मिनी द्वारा विक्रम पर 2 गोली चलाना दिखाया गया था। ये देखकर पद्मिनी सहम गई। जिसका उसे डर था वही हो गया। थोड़ी देर में एक फोन आया। पद्मिनी ने सहमते हुए उसे उठाया। तुम 60 करोड़ का इंतजाम करो और हमारी बताई हुई जगह सनशाइन के कमरा नंबर 303 में उसे लेकर आ जाओ, वरना ये वीडियो पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना, पुलिस की मदद तो तुम ले ही नहीं सकती। अपने साथ किसी को लाने की भी जरूरत मत करना, बिल्कुल अकेले आना। अगर किसी को साथ लेकर आई ना तो अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। कौन बोल रही हो तुम? और ये वीडियो तुम्हें कैसे मिला? कब आना है होटल सनशाइन? प्लीज ये वीडियो पुलिस को मत देना। तुम्हारे किसी की सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगी। हाँ, अगर पैसे लेकर समय से आ गई तो मैं इस वीडियो को पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। पद्मिनी एक भयंकर दुविधा के भंवर में फंसती चली जा रही थी। पद्मिनी होटल सनशाइन के कमरा नंबर 303 में 8:30 बजे ही पहुंच गई। कमरे में एक नकाबपोश महिला थी जिसने पद्मिनी को देखकर कहा, वेरी गुड, समय से पहले ही आ गई। पैसा लाई हो क्या? हाँ लाई हूँ, पर पहले ये वीडियो डिलीट तो करो। पैसा किस चीज़ में लाई हो? दिखाई तो नहीं दे रहा। कोई चाल तो नहीं चल रही हो तुम? नहीं, कोई चाल नहीं है। इतने पैसे इतने कम समय में विड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है। पैसा मेरे मोबाइल में है, अपने अकाउंट से मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। पद्मिनी अब भी कांप रही थी। बहुत अच्छे, ताकि बाद में मुझे पकड़वा सको। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैंने कहा था ना तुमसे रकम नकद लेकर आना। नकद के लिए तो तुम्हें 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इतनी बड़ी रकम कैश में कैसे संभव है? अचानक पद्मिनी के हाव भाव बदल गए थे। तुम कौन हो? पहले अपना नकाब हटाकर अपना वाहियत चेहरा तो दिखाओ माधुरी। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। उन्हीं जूती में आ गई ना? क्या तुम्हारे पास एक जोड़ी जूती है, दूसरी नहीं थी? बेकार की बातें मत करो पद्मिनी, मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ और तुम्हारा वीडियो वायरल। माधुरी थोड़ा अचंभित होते हुए बोली। पद्मिनी में आए इस नए आत्मविश्वास से वो हतप्रभ रह गई थी। उसे लगा था ये सारा प्लान आराम से सफल हो जाएगा। पद्मिनी उसकी बात काटते हुए बोली, जिसे बुलाना है शौक से बुला कर, लेकिन पुलिस के हवाले पूरा वीडियो करना आधा अधूरा नहीं। अभी तक मैं तेरे साथ खेल रही थी, तू क्या समझती है? जिस दिन तू महल में आई थी उसी दिन मैं तेरा पूरा खेल समझ गई थी। और मुझे ये भी मालूम चल गया था कि तुम और विक्रम मिले हुए हो। तुझे पता है हमारा तो बचपन ही बीता हथियारों की छाव में। और तूने मेरे हाथ में जो पिस्तौल पकड़ाई थी ना, वो जर्मन टॉय गन थी जिससे बच्चे खेलते हैं। और वह ड्रिंक तेरी तरह ही नकली थी। तू महल के रास्तों से अनभिज्ञ थी, इसलिए मैंने रास्ते में ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक से बदल दिया था। ले, इस वीडियो के आगे का वीडियो मैं तुझे भेज रही हूँ, ध्यान से देख ले अपनी और विक्रम की काली करतूत। मैंने भी एक वीडियो कैमरा कमरे में लगा रखा था जिसमें मेरे जाते ही मरा हुआ विक्रम उठ बैठता है। और तुम दोनों की वार्तालाप जो वीडियो में रिकॉर्ड हुई है वह तुम दोनों को जेल में डालने के लिए पर्याप्त सबूत है। माधुरी ने चेहरे पर पड़ा हुआ नकाब हटा लिया और वीडियो देखने लगी। उसके चेहरे पर मायूसी और घबराहट के भाव थे। वह अचानक पद्मिनी के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए रानी साहिबा, यह सब विक्रम की चाल थी। मैंने कुछ नहीं किया। माधुरी, अब ये सब तुम पुलिस को ही समझाना। यह कहकर पद्मिनी ने इंस्पेक्टर तिवारी को आवाज लगाई, जो बाहर ही पद्मिनी के बुलाने का इंतजार कर रहे थे। माधुरी बुरी तरह से घबरा गई थी। अंदर आते ही इंस्पेक्टर तिवारी के साथ आई महिला पुलिस ने माधुरी के 2-3 झापड़ रसीद किए। बता, कहाँ है विक्रम? जी विक्रम नीचे लाल गाड़ी में बैठा हुआ है। इंस्पेक्टर तिवारी अपने असिस्टेंट के साथ तेजी से नीचे उतरे, लेकिन पुलिस को देखकर विक्रम पहले ही भाग गया था। पद्मिनी ने इंस्पेक्टर तिवारी से पूछा, क्या हुआ विक्रम का? विक्रम भाग निकला है, लेकिन कोई बात नहीं, वो कहाँ गया होगा माधुरी में बताएगी। माधुरी इसके 1-2 ठिकाने और जानती थी, लेकिन वहां से भी विक्रम नदारद था।
इंस्पेक्टर तिवारी ने पद्मिनी को समझाते हुए कहा, अब आप आराम से घर जाइए, उसको हम पाताल से भी खोज निकालेंगे और जब आपकी ज़रूरत होगी आपको बुला लेंगे। पद्मिनी ने महल आते ही अपने सेवक राजवीर से पूछा, यहाँ सब ठीक है राजवीर? यहाँ सब ठीक है मेम साहब। और स्नेहा कहाँ है? रानी साहिबा, अभी विक्रम साहब आए थे और स्नेहा बीवी को आपसे मिलाने को कहकर शहर ले गए हैं। यह सुनते ही पद्मिनी को चक्कर आ गया। यह क्या हो गया? वह स्नेहा की कुशलता की भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसने तुरंत पूरी सूचना इंस्पेक्टर तिवारी को दी और कहा, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, कुछ कीजिए। विक्रम बहुत ही नीच आदमी है, स्नेहा के साथ कुछ भी कर सकता है। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारे तो रात दिन ऐसे लोगों के साथ ही सामना होता रहता है। वो कुछ नहीं करेगा, कुछ देर बाद आपको फ़ोन करेगा और स्नेहा के बदले फिरौती मांगेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए रानी साहिबा, मैं अभी महल के लिए निकल रहा हूँ। लेकिन एक माँ कैसे निश्चिंत रह सकती थी? जब तक इंस्पेक्टर तिवारी नहीं आ गए, पद्मिनी बरामदे में चक्कर लगाती रही। इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ आए और अपनी टीम को पद्मिनी के मोबाइल लैंडलाइन फ़ोन को सर्विलेंस पर लेने के लिए कहा। आप नाहक परेशान हो रही हैं, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। आपने राणा शमशेर को फ़ोन कर दिया ना? नहीं किया। मुझे लगता है कि मैं उनके सामने सहज नहीं हो पाऊंगी। मन ही मन अपने आप को कसूरवार समझूंगी, क्योंकि अदालत में मैंने स्नेहा को पूरी सुरक्षा देने का वादा किया था। आप उन्हें अभी फ़ोन कर दीजिए, अगर बाद में उन्हें पता चला तो शायद उन्हें बुरा लगे। हेलो, मैं पद्मिनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो पद्मिनी, क्या बात है? तुम घबरा क्यों रही हो? शमशेर, वो है स्नेहा। क्या हुआ स्नेहा को? वह ठीक तो है ना? नहीं शमशेर, दरअसल स्नेहा। क्या हुआ स्नेहा को? तुम बोल क्यों नहीं पा रही हो? कुछ गंभीर बात है क्या? शमशेर, क्या तुम अभी यहाँ आ सकते हो? पहले बात तो बताओ कि क्या हुआ है। तिवारी ने पद्मिनी के हाथ से मोबाइल लेते हुए शमशेर को बताया। शमशेर जी, विक्रम स्नेहा को महल से किडनैप करके ले गया है। हमें शक है कि उसने अपना राज खोलने के बाद स्नेहा बेटिया को अगवा कर लिया है। आप आ जाएंगे तो पद्मिनी जी को सहारा मिल जाएगा। ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। फोन बंद मत कीजिए और मुझे विस्तार से बताइए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। इसके बाद इंस्पेक्टर माधुरी से लेकर विक्रम तक की सारी घटना शमशेर को समझाने लगे। शमशेर के आने पर पद्मिनी उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। अपने आप को कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रही थी। इंस्पेक्टर तिवारी ने बताया, रानी पद्मिनी के दोनों फ़ोन सर्विलेंस पर रखवा दिए गए हैं। जैसे ही विक्रम का फ़ोन आएगा पता चल जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है और उसकी लोकेशन क्या है। सब कुछ मालूम चल जाएगा। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा स्टाफ और सब इंस्पेक्टर यहीं रुकेंगे। इंस्पेक्टर के जाने के बाद पद्मिनी थोड़ा भावुक हो गई और बोली, शमशेर, मैं कसूरवार हूँ। मैंने गलत व्यक्ति का चयन किया। मैं तुम्हारी स्नेहा को सुरक्षित न रख सकी। आज तो कुछ कहो, मुझे डांटो, भला बुरा कहो, कुछ तो बोलो, ये चुप्पी तोड़ो। मैं तुम्हारी और स्नेहा दोनों की गुनहगार हूँ। कसूरवार तुम नहीं, विक्रम है जिसने तुम्हें बहला फुसला दिया। लेकिन आज यह सब सोचने का समय नहीं है, यह एक्शन का वक्त है। मेरे लिए एक कप चाय भिजवा दो। मैं अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट विक्रम के खिलाफ प्रयोग करना चाहता हूँ। मुझे विक्रम की एक फोटो भी चाहिए। शमशेर ने विक्रम और स्नेहा की फोटो अपने सभी विश्वास पात्र कर्मचारियों को, सुरक्षा में लगे गार्ड्स, सुरक्षा अधिकारी को भेजी और सबको निर्देश दिया कि सारे काम को छोड़कर पूरे शहर में इन लोगों को तलाश करें और जैसे ही कोई सूचना मिले तो उसे बताएं। शमशेर ने इंस्पेक्टर तिवारी से पूछा, वो क्या कर रहे हैं? हमने पुलिस की कई टीम बना दी है शमशेर जी, और उन्हें निर्देश दिया है कि वो विक्रम को देखते ही धर दबोचे और सूचना भेजें। मैंने अपनी टीम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट आदि के लिए रवाना कर दी है। मेरे ख्याल से तिवारी साहब वो इन जगहों से नहीं भागेगा। आप सभी टोल नाकों पर सतर्कता बढ़वा दीजिए। जहां भी जाना है वह मेरे हिसाब से सड़क के रास्ते ही जाएगा। जो फोटो मैंने विक्रम और स्नेहा की आपको भेजी है और उसकी लाल रंग की कार को तलाश करें। मैंने उसकी कार का नंबर भी आपको मैसेज कर दिया है। मैं स्नेहा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वह बहुत बहादुर बच्ची है। जरा भी मौका मिलेगा तो वह शोर मचा देगी। इसलिए मुझे लगता है विक्रम ट्रेन, बस या प्लेन से लेकर उसे नहीं जा सकता। मुझे भी लगता है आप सही कह रहे हैं, मैं ऐसा ही करता हूँ। वैसे क्या अभी तक विक्रम का कोई फ़ोन आया है? नहीं तिवारी जी, अभी तक तो कोई फ़ोन नहीं आया है। लेकिन मुझे लगता है कि वह शहर में तो रुकेगा नहीं, कहीं दूर जाकर दूसरे शहर से
पद्मिनी से बात करेगा। शाम लगभग 5 बजे विक्रम ने एक पीसीओ से पद्मिनी को फोन किया। अब तो तुम मेरे विषय में सब कुछ जान ही चुकी होंगी। स्नेहा मेरे कब्जे में है और उसकी आज़ादी की कीमत 100 करोड़ रुपए है। तुम चाहे बैंक लूटो या शमशेर से मांगो, कुछ भी करो, मुझे सबसे कोई मतलब नहीं। जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करो और 3 दिन बाद मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। अभी तक स्नेहा हिफाजत से है। अगर पैसों का जल्दी इंतजाम नहीं हुआ तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें सौंप दूंगा। विक्रम, अपने आप को कोसते हुए क्यों मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया? मेरी स्नेहा से बात तो करा जरा। और उसके टुकड़े तू क्या, अगर तूने उसको हाथ भी लगाया तो मैं तुझे 10 गज जमीन के अंदर दफना दूंगी, समझे? अगर स्नेहा से बात करनी है तो पहले मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर, तब तेरी बात कराऊंगा। इधर सर्विलांस पर बैठे अधिकारियों को पता चल गया कि विक्रम कहां से बोल रहा है। उन्होंने शमशेर के कान में कहा, बातें लंबी कराते रहिए ताकि लोकेशन का ठीक से पता चल सके और हम उसे पकड़ सकें। वह शहर से 10 किलोमीटर दूर पर कहीं खेड़ा बस्ती के पास से फोन कर रहा है, शायद पीसीओ से। फिर अधिकारी ने तिवारी जी को फोन लगाया और उन्हें बताया विक्रम खेड़ा बस्ती में है, आप एक टीम लेकर उसे धर दबोचिए। शमशेर ने पद्मिनी से धीरे से कहा, बातें लंबी करती रहो और उससे कहो मैं रुपया ट्रांसफर कर रही हूँ। ठीक है, मैं रुपया ट्रांसफर कर रही हूँ। इतने मेरी बात तो स्नेहा से करा। चलो, आपकी ये बात मैं मान लेता हूँ। राघव, स्नेहा के मुझे पट्टी हटाकर उसकी बात पद्मिनी से करा दे। स्नेहा के हेलो कहते ही पद्मिनी की आंखों में आंसू आ गए और उसका गला रुंध गया। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। पद्मिनी के हाथ से मोबाइल लेकर शमशेर ने कहा, स्नेहा बिल्कुल मत घबराना मेरे बेटे, तुम मेरी बहादुर बच्ची हो। बहुत जल्दी मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। विक्रम तुमसे गलत व्यवहार तो नहीं कर रहा? पापा, जब मैंने 2-3 बार शोर मचाने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे चांटे मारे हैं। देखना बेटा, तुम्हारे पापा उसके गालों पर चांटों की सेंचुरी बनाएंगे। बस तुम घबराना मत। सेंचुरी की बात पर स्नेहा को हंसी आ गई। विक्रम ने स्नेहा के हाथ से रिसीवर छीन लिया और बोला, अच्छा तो ये आप हैं? क्यों, ठीक है ना तुम्हारी स्नेहा? लेकिन शायद 3 दिन के बाद मैं उसके साथ बुरा सलूक शुरू कर दूंगा। तुम लोगों के पास 3 दिन का टाइम है। पद्मिनी ने अभी तक पैसा ट्रांसफर नहीं किया। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या ऐसे तुम्हारी बिटिया खुश रह पाएगी? देख विक्रम, तू शायद मुझे जानता नहीं है। शराफत का ये चोला जो मैंने पहन रखा है, अगर उतार दिया तो मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। अगर मेरी बच्ची के शरीर पर एक खरोंच भी आई तो याद रखना, मैं उसे 100 गुना घाव तुझे ज्यादा दूंगा। तू कहीं भी चला जा, मैं तुझे पाताल से ढूंढ निकालूंगा। पैसा 100 की जगह 105 करोड़ भी चाहिए तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन मेरी बेटी पर हाथ उठाने की गलती मत करना। यह मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। तभी विक्रम को पुलिस की जीप आती दिखाई दी। सालो, मेरे साथ धोखा कर रहे हो? पद्मिनी, अब पैसा ट्रांसफर मत करना, पुलिस उन तक पहुंच गई है। तकरीबन आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर तिवारी का फोन आया। विक्रम भाग गया है। स्नेहा के कारण हम लोगों ने उस पर गोली नहीं चलाई। हम में और उसमें महज 15 फीट का फासला रह गया था। उसने पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। हमें कुछ दूर आगे पानी पड़ा मिला है। लगता है कि उसकी गाड़ी का रेडिएटर फट गया है। अब वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। हम लोग उसकी तलाश में हैं और उसका पीछा कर रहे हैं। लगता है वो हमारे हाथ आ ही जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं आपको फ़ोन करता हूँ। करीब 2 घंटे बाद शमशेर ने तिवारी जी को फ़ोन किया। काफ़ी प्रयासों के बाद भी वो हमारे हाथ नहीं आया है। उसकी लाल गाड़ी मिल गई है। वो उसे छोड़कर शायद बस में भाग निकला है। एक बस वाले ने बताया 4 लोग एक बेहोश लड़की को लेकर बस में चढ़े थे। बता रहे थे उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है। बच्ची की तबीयत ख़राब है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना है। इसलिए हम यहाँ के नर्सिंग होम और हॉस्पिटल से पूछताछ कर रहे हैं। इस वार्तालाप की डिटेल्स शमशेर ने पद्मिनी को नहीं बताई ताकि वो चिंता न करे। इसके बाद कुछ दिनों तक विक्रम से कोई संपर्क नहीं हुआ। अचानक एक रोज विक्रम का फोन आया। मैंने कहा था पुलिस से संपर्क करने का प्रयास मत करना, लेकिन तुम लोगों ने पुलिस से संपर्क किया। अब जिस फ़ोन से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ ये किसी भी सर्विलेंस में पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन गलती तो तुमने की है बेटा, और सजा तुम्हें मिलेगी। कहते हुए विक्रम कुछ देर शांत हो गया। तभी पद्मिनी का मोबाइल बजने लगा। उसने देखा उसके पास अननोन नंबर से कुछ फोटोज आए हैं। फोटोज स्नेहा के थे। उसकी पीठ पर बड़े लाल लाल निशान थे, जैसे हंटर से मारा गया हो। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर पद्मिनी रोने लगी। शमशेर क्रोध से कांपने लगा। मुट्ठी भिज गई। उसका मन किया कि इसी मुट्ठी से मार मार कर विक्रम की गर्दन उखाड़ दे। विक्रम बोला, 15 कोड़े मारे हैं तेरी बेटी को,
आखिर में रोते रोते बेहोश हो गई थी। आगे अगर कोई गलती की या पुलिस से संपर्क किया तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। याद रखना, स्नेहा में एक राजसी खून है। ऐसी लड़कियों की बाजार में बहुत कीमत मिल सकती है। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। तुम विश्वास रखो, हम पुलिस से कोई संपर्क नहीं करेंगे। पैसों का इंतजाम हो गया है। बताओ हमें कितने बजे कहाँ आना है? इतनी भी क्या धीरता है मिसेज विक्रम, थोड़ा सब्र करो और यकीन रखो, अगर तुम लोगों ने कोई बदमाशी नहीं करी तो तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। मैं कल सुबह तक तुम्हें फ़ोन करता हूँ। उसी रोज अचानक शमशेर को मोबाइल पर एक फ़ोन आया जो स्नेहा का था। वह धीरे धीरे फुसफुसा कर बोल रही थी। मैं स्नेहा बोल रही हूँ। शमशेर के चेहरे पर खुशी और आंसू जैसे अनेकों तरह के भाव आए। मेरी बहादुर बेटी, क्या विक्रम ने बहुत मारा है? इसके आगे शमशेर बोल नहीं पाया। अपनी फूल सी बेटी को कोड़े लगने के ख्याल से ही वह कांप उठा। हाँ पापा, लेकिन कुछ देर बाद मुझे पता ही नहीं चला, शायद मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन जब मैं उठी तो मेरे चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट थी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझे बचा लेंगे पापा। मेरी बहादुर बेटी, तुम्हें कुछ पता है कि तुम कहाँ से बोल रही हो? पापा मुझे पता नहीं, ये लोग मेरी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। मैं इन लोगों को गुजरात कहते हुए सुना है। आंखों की पट्टी थोड़ा सरका कर मैंने देखा था, एक बहुत ऊंची सी मूर्ति और कुछ पहाड़ से दिखाई दिए थे। मूर्ति बहुत ही ऊंची है। एक सिनेमा हॉल जो बंद पड़ा है, जिस पर हीरा लिखा हुआ है, वो मेरी खिड़की से दिखाई देता है। इसी के सामने एक बहुत ऊंची सी बिल्डिंग है। वही एक छोटे से कमरे में मुझे कैद कर रखा है। 4-5 लोग हर समय बाहर बैठे रहते हैं, जो बस खाना और पानी देने के समय दरवाजा खोलते हैं। बाकी समय में बंद रहती हूँ अंदर। बेटा, वो खिड़की खुल जाती है क्या? नहीं पापा, खिड़की खुल नहीं पाती, बंद ही रहती है। अच्छा, देखो ध्यान से सुनो। मैं शायद पता लगा लूंगा कि तुम कहाँ हो। बस इतना याद रखना कि तुम राणा शमशेर सिंह और रानी पद्मिनी की बहादुर बेटी हो। घबराना बिल्कुल मत, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। बस इतना याद रखना कि जब तुम्हें हमारी आवाज़ सुनाई दे तो तुम लाइट ऑफ ऑन करके या और किसी तरह से जाहिर कर देना कि तुम बिल्डिंग में किस कमरे में हो। ठीक है बेटा? लो, अब अपनी मम्मा से बात कर लो। मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप लोग जल्दी से आ जाओ। ये फोन वे गलती से यहाँ भूल गए हैं। मुझे लग रहा है कि दरवाजा खोल रहे हैं। अब मैं फोन रखती हूँ मम्मी, फोन रख रही हूँ मैं। पद्मिनी स्नेहा से कुछ बात नहीं कर पाई। हेलो हेलो बेटा, हेलो कहती रह गई। शमशेर ने गूगल सर्च की और अपने कॉन्टैक्ट से मालूम किया तो उसे ज्ञात हुआ कि स्नेहा शायद सरदार सरोवर डैम के पास स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा के विषय में बता रही थी, जो निवेतिया में है। थोड़ा उसने और मालूम किया तो पता चला कि हाँ, वहाँ हीरा टॉकीज है जो बरसों से बंद पड़ा है। शमशेर ने पद्मिनी से कहा, खुशखबरी है पद्मिनी, मुझे मालूम तो चल गया है कि स्नेहा कहाँ है। तुम एक बड़े से सूटकेस में रुपए रख लो, हमें अभी गुजरात के लिए निकलना होगा। लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? ये जगह तो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। तुम चलो तो। मैं वह पुराना शमशेर नहीं, मेरे पास एक प्राइवेट जेट भी है, उससे चलेंगे। वहाँ पहुँचकर गाड़ियों का इंतजाम भी हो जाएगा। वहाँ मेरा एक मित्र है, हमें रात में ही वहाँ पहुँचना होगा। मैं तुम्हें रास्ते में अपनी पूरी योजना बता दूँगा। बस तुम भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा मिशन कामयाब हो। शमशेर ने सारी बातें इंस्पेक्टर तिवारी को बताई। ठीक है सर, लेकिन इस मिशन में मैं भी आपके साथ जाऊंगा। वहाँ पुलिस वालों से बात करूंगा, हो सकता है कि मैं किस तरह से आपके काम आ जाऊँ। रात को 11 बजे विक्रम ने फ़ोन किया। पैसों का इंतजाम हो गया है ना? अब तुम किसी भी तरह से रातों रात चलकर उमरवा के महाराज मंदिर में पहुंच जाओ। मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। और अच्छी तरह से सोच लो, अगर ज़रा भी होशियारी की तो स्नेहा से हाथ धो बैठोगे। मैं आ रही हूँ, बस मेरे साथ शमशेर होगा। शमशेर को अब यह और भी पक्का हो गया कि स्नेहा निवेतिया में ही कहीं है, क्योंकि जो जगह विक्रम ने बताई थी वो निवेतिया के बिल्कुल पास है। निवेतिया पहुंचकर इंस्पेक्टर तिवारी ने सादी वर्दी में 2-3 पुलिस वाले बैठा लिए और वहां के थाना इंचार्ज से बात करके उनके पूर्ण सहयोग का आश्वासन लिया। शमशेर के मित्र ने उन्हें अपनी 2 गाड़ियां, एक बुलेट प्रूफ और दूसरी इनोवा गाड़ी दी। लगभग 4 बजे शमशेर, पद्मिनी और बाकी लोग हीरा टॉकीज पर आ गए।
दोनों गाड़ियां उन्होंने हीरा टॉकीज में खड़ी कर दी। स्नेहा ने बताया था कि उसे इस खिड़की से हीरा सिनेमा दिखाई देता है। इन लोगों ने देखा टॉकीज के सामने एक बहुत विशाल बिल्डिंग थी जो कि 6 मंजिल की थी। सामने हर एक फ्लोर पर खिड़कियां ही खिड़कियां दिखाई दे रही थी। शमशेर काफ़ी देर तक प्रयास करता रहा कि स्नेहा कौन से फ्लोर पर है और किस कमरे में है, पर या तो स्नेहा को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था या वह सो रही थी। लगभग 5 बजे हल्का प्रकाश होने लगा। अचानक शमशेर ने तीसरी मंजिल के एक कमरे की खिड़की में रोशनी जलती बुझती देखी। देखो, वो रही हमारी बिटिया। लेकिन उस तक हम पहुंचेंगे कैसे? ऊंचाई देखकर पद्मिनी ने सवाल किया। उसी समय पद्मिनी के मोबाइल पर विक्रम का फोन आया। उमरवा आ गई? हाँ, आ गई। महाराज मंदिर के पास ही हूँ और तुम स्नेहा को लेकर आ जाओ, वहीं मुलाकात होगी। तो ऐसी भी क्या जल्दी है स्नेहा से मिलने की? पहले मैं रकम की जांच पड़ताल तो कर लूँ, उसके बाद में स्नेहा भी तुम्हें सही सलामत लौटा दी जाएगी। ठीक है, तो तुम महाराज मंदिर पहुँचो, मैं भी निकल रहा हूँ। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर और शमशेर ने देखा एक काली गाड़ी में 4-5 लोग सवार होकर बाहर निकले। शमशेर ने कहा, बहुत अच्छा है, तुम तिवारी जी के साथ में और सिपाही को लेकर मंदिर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ कि क्या हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। इंस्पेक्टर तिवारी ने 2 सिपाही शमशेर के पास छोड़ दिए। शमशेर ने देखा एक पाइप नीचे से ऊपर तक गया हुआ था। शमशेर ने सिपाहियों को बताया, मैं गन और एक कटर लेकर पाइप से ऊपर जा रहा हूँ, तुम लोग नीचे की सुरक्षा देखना। शमशेर को इस तरह काम करने का विशेष अनुभव नहीं था, लेकिन अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसमें बहुत अधिक उत्साह और उमंग थी। करीब 20 मिनट बाद वह तीसरी मंजिल की उस खिड़की तक पहुंच गया जहां उसकी प्यारी सी स्नेहा लगातार खिड़की से अपने पापा को चढ़ते हुए देख रही थी। शमशेर जैसे ही खिड़की पर पहुंचा, स्नेहा की आंखों से आंसू आ गए। शमशेर ने धीरे से कहा, अब मत रो बेटा, तुम्हारे पापा आ गए हैं। वहां पर जरा सी जगह थी जिस पर खड़े होकर शमशेर ने सरिया काटना शुरू किया और बड़ी कठिनाई से 2 सरिये काट दिए। शमशेर ने जोर का धक्का खिड़की को मारा, खिड़की खुल गई। बहुत अरसे बाद अपनी बेटी को छुआ और पूछा, बेटा, इन सरियों के बीच से निकल सकोगी कि नहीं? बड़ी कठिनाई से स्नेहा बाहर आई। बेटा, जैसे बचपन में तुम मेरी पीठ पर चढ़ती थी वैसे ही चढ़ जाओ, लेकिन किसी भी हालत में अपने हाथों को मत छोड़ देना, कसकर अपने पापा को पकड़े रहना। शमशेर स्नेहा को पीठ पर लादकर धीरे धीरे पाइप के सहारे नीचे उतरने लगा। बीच में स्नेहा ने कहा, पापा, मेरी पकड़ ढीली होती जा रही है। नहीं बेटा, ऐसा कभी मत करना, कस के पकड़ लो मुझे, जरा सा रह गया है। नीचे आकर शमशेर ने स्नेहा को ढेर सारा प्यार किया। पापा, मम्मी कहाँ है? उसी के पास चल रहे हैं। इसके बाद शमशेर दोनों सिपाहियों और स्नेहा को बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाकर उमरवा महाराज मंदिर की तरफ चल दिया। उधर पद्मिनी भी महाराज मंदिर पहुंच गई थी, जहां पहले से ही विक्रम उसका इंतजार कर रहा था। बता, कहाँ है मेरी बेटी? महारानी साहिबा, इतना मत फड़फड़ाइए, अभी आपकी बिटिया को पेश किया जाएगा, पहले आप हमें रकम दिखा दीजिए। तुझ जैसे नीच पर विश्वास कर लूं? पहले मेरी बिटिया सही सलामत मुझको वापस कर, तब तुझे 1 भी पैसा दिया जाएगा। अरे, किस सिनेमा में देखा है आपने जिसमें पैसा बाद में दिया गया हो? सीधे से पैसा मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी समय वहां शमशेर की गाड़ी ने प्रवेश किया, जिसमें स्नेहा बैठी हुई दिखाई दे रही। उन लोगों को देखकर विक्रम को बहुत तगड़ा झटका लगा और उसने अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़ ली। शमशेर ने गाड़ी से उतरकर कहा, विक्रम, तुम संसार के सबसे बड़े लूजर हो। तुम्हें न पैसा मिल सका, न ऐशो आराम की जिंदगी। अब 6x6 के कमरे में बैठकर चक्की पीसना, यही तुम्हारा नसीब है। विक्रम बहुत अधिक बौखला गया था। उसने स्नेहा की ओर अपनी पिस्तौल तान दी। स्नेहा जिस गाड़ी में बैठी थी वो बुलेट प्रूफ थी। शमशेर ने विक्रम से कहा, विक्रम, स्नेहा जिस गाड़ी में बैठी है वो बुलेट प्रूफ है। अब चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। पुलिस ने तुझे चारों ओर से घेर रखा है। ये सादी वर्दी के लोग दरअसल पुलिस के हैं। यह देख, इंस्पेक्टर तिवारी ये तेरी ओर पिस्तौल ताने खड़े हैं। विक्रम ने देखा इंस्पेक्टर तिवारी और दूसरे लोग
अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हुए थे। ठीक है, एन मौके पर स्नेहा को लाकर तुमने बाजी पलट दी, लेकिन स्नेहा की कार तो बुलेट प्रूफ है, तू तो नहीं। लेकिन जैसे ही विक्रम ने शमशेर पर गोली चलाई, उसके आगे पद्मिनी आ गई और गोली उसके सीने में जा घुसी। तुरंत इंस्पेक्टर तिवारी ने विक्रम की जांघ पर गोली मारी और विक्रम वहीं गिर पड़ा। पद्मिनी को शमशेर ने अपनी बाहों का सहारा देकर बैठा लिया और जोर से चीखा, इंस्पेक्टर तिवारी, तुरंत एम्बुलेंस मंगवाइए। यह तुमने क्या किया पद्मिनी? क्यों आ गई मेरे सामने? मर जाने दिया होता मुझे। अब कुछ नहीं हो सकता शमशेर, तुम्हारे प्यार की खातिर इतना फर्ज तो मुझे निभाना ही था। जल्दी से मेरी बेटी स्नेहा को बुला लो, अंतिम बार मैं उसे जी भर कर देखना चाहती हूँ। मेरी सांसें जवाब दे रही हैं। शमशेर, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी दिखाओ मेरी बिटिया को। स्नेहा ने खून बहते हुए देखा तो वह बुरी तरह से रोने लगी। मम्मा, आपको बहुत दुख हो रहा है ना मम्मा? नहीं बेटा, दुख कैसा? मैं शमशेर की बाहों में हूँ और तुम मेरी बाहों में। ऐसी अच्छी मौत तो किसी को नहीं मिलती। आगे पद्मिनी कुछ नहीं कह सकी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गई और इंस्पेक्टर तिवारी ने कहा, आप इन्हें लेकर जाइए, मैं इन लोगों को थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर देता हूँ। हॉस्पिटल पहुंचते ही शमशेर पद्मिनी को स्ट्रेचर पर लिटाकर तेजी से इमरजेंसी की ओर दौड़ा। डॉक्टर प्लीज पद्मिनी को बचा लीजिए, इसके जीवन में अभी सुख आए हैं, इसे बचा लीजिए। डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से स्नेहा और शमशेर को ऑपरेशन थिएटर में जाने से रोका। हम अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, बाकी तो भगवान के हाथ में है। रोती हुई स्नेहा के आंसू पूंछते हुए शमशेर ने भरे गले से कहा, घबराओ मत बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, उसे कुछ नहीं होगा। 3 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। हमने गोली निकाल दी है, गोली दिल के बहुत पास से होकर गुजरी है। भगवान का शुक्र है कि दिल सही सलामत है, लेकिन आगे आने वाले 48 घंटे मरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बजे के लगभग इंस्पेक्टर तिवारी विक्रम और उसके दूसरे साथियों को पुलिस के हवाले करके अस्पताल आए और शमशेर से पूछा, कैसी है पद्मिनी जी? भगवान ने चाहा तो पद्मिनी ठीक हो जाएगी। मुझे आपको धन्यवाद करना है तिवारी जी, आपने हमारा ऐसे समय में साथ दिया जबकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत थी। सर, बेकार आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और जो भी किया वो मेरा कर्तव्य था। उस रात जब सब चले गए तो शमशेर और स्नेहा अस्पताल में ही रुके। घड़ी का कांटा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। शमशेर सोच रहा था कितने करीब से उसकी खुशहाल जिंदगी एक बार फिर उसके हाथों से फिसलती जा रही है। वो जिंदगी जो उसने पद्मिनी के साथ बिताने का फैसला किया था। उसने घड़ी की ओर देखा, रात के 3 बजे थे। पद्मिनी की आंखें अभी भी बंद थीं, हालांकि उसका दिल नॉर्मल लग रहा था। स्नेहा पास के बेड पर सो रही थी। शमशेर ने लंबी सांस ली और सुबह होने का इंतजार करने लगा। आगे आने वाली कहानी अनामिका के कुछ अंश। जस्टिस अनामिका, ये सही है कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या के विवाह में रुपयों या किसी अन्य सामान का लेन देन नहीं हुआ था, लेकिन इसका कारण यह नहीं था कि तेज प्रताप इतने आदर्शवादी थे कि उन्होंने दहेज में कुछ भी लेने से मना कर दिया। दरअसल ऐश्वर्या बहुत रईस घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इनके पिताजी ने तेज प्रताप की कुंडली निकलवाई थी। ऐश्वर्या के पिताजी सूर्य प्रकाश जान गए थे कि तेज प्रताप नंबर 1 का लालची और नाकारा व्यक्ति है। उसे किसी भी एंगल से ऐश्वर्या से प्रेम नहीं है। वो ऐश्वर्या से केवल धन के लालच में शादी करना चाहता है, लेकिन उसके प्रेम जाल में फंसी ऐश्वर्या तेज प्रताप की चाल को समझ नहीं पाई और चेकमेट हो गई। जैसे मछलियाँ शिकारी के जाल में फंसती चली जाती हैं, वैसे ही ऐश्वर्या भी फंसती चली गई। मेरे हिसाब से आप लोगों की उम्र 80-85 साल से कम नहीं होगी। ऐसा क्या था इस मुकदमे में जो आप लोग दोनों दिन
दौरान मुकदमा आकर बैठ जाते थे और बड़े ध्यान से मुकदमे की कार्यवाही देखते रहते थे। अगर मैं सही सोच रही हूँ तो आप लोग ऐश्वर्या के माता पिता मिस्टर और मिसेस कपूर हैं। ऐसी भी क्या जिद थी? आप लोग उसे माफ भी तो कर सकते थे। एक गलती की सज़ा 33 वर्ष नहीं होती, उम्र कैद भी 20 साल में ही खत्म हो जाती है।